हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, आप लोगों जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम 12 मार्च से होने जा रहा है। ठीक है बाबू। तो आज के क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 12 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है बाबू आप लोगों का। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ही पेपर देखने वाले हैं। ठीक है बाबू। इसी प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारा कुछ आज हम आपको कुछ गेस प्रश्न देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। वार्षिक मूल्यांकन 2025-26 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है बाबू वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर ले बाबू, पैटर्न की बात हम लोग कर लेते थोड़ा सा। तो देखिए एग्जाम में आप लोगों को देखिए 10 नंबर में आप लोगों को पूछा जाता है भरने वाला। ठीक है बाबू। 10 नंबर में भरने वाला पूछा जाता है। 10 नंबर में आपको सही गलत पूछा जाता है। ठीक है। सही गलत वाला पूछा जाता है बाबू। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 5 नंबर में जो है 5 नंबर में वो पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। ठीक है। मिलान करने के लिए पूछा जाएगा 5 नंबर में। उसके बाद आप लोगों का 15 नंबर में क्या आएगा, 15 नंबर में एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 5 प्रश्न रहेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। कैसा प्रश्न रहेगा? लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद एक 10 नंबर का आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। इसी टाइप का पैटर्न रहने वाला है। तो आज के क्लास में हम आप लोगों को कुछ गेस प्रश्न करवाएंगे। ठीक है। जिसमें हम 10 लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोगों का 2 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लाए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हम आपको शुरू से में ही बता देते बाबू, हम आप लोगों को टोटल 3 क्लास देंगे। ठीक है। और 3 क्लास अगर आप लोग देख लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक है। हम सारा गेस प्रश्न आपको देंगे और ऐसा ही पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का गेस प्रश्न है बाबू, संसाधन संरक्षण क्या है? तो आंसर लिखिएगा, आप लोग उत्तर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कि संसाधनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इतना नहीं याद हो रहा है? आप लोग सिंपल बोलिएगा, संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यह संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बस इतना तो याद होगा ना जी। बस इसी प्रकार आप लोगों का ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पहले बच्चों सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या क्या कारण हैं? तो बच्चों आप लोग यहाँ पर भूलिएगा, मुख्य कारण जो है विश्व में जनसंख्या का असमान का, यह भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक सांस्कृतिक कारण। भौगोलिक कारण क्या है? तो उपजाऊ मैदान और अनुकूल वातावरण वाले स्थान, जैसे गंगा का मैदान हुआ, इसमें अधिक जनसंख्या जबकि पहाड़ों और रेगिस्तानों में कम है। आर्थिक बोलिए तो औद्योगिक और रोजगार के अवसर वाले क्षेत्रों में भीड़ भाड़ है, इसलिए। ओके। सांस्कृतिक की बात करें तो धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के स्थान अधिक आबादी को आकर्षित करता है। बस इतना ही आपको सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न पहले बच्चों देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, हस्ताक्षरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों को में आपको 2-3 वाक्य में लिखना है। तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आप लोग आंसर में लिखिएगा, हस्ताक्षरण का मतलब होता है सर किसी व्यक्ति या समुदाय को ऐसे समाज के मुख्य धारा से अलग थलग करना, है ना, किनारे या हाशिए पर देना। ऐसे समूह को अक्सर क्या करता है जी, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा मानकर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है। या उन्हें विकास के अवसर को दूर कर देता है। बस इस प्रकार आप लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन को समझ गए ना। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा बाबू कि पहला नियम व कानून। देखिए संविधान जो है ना जी, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है बाबू जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छाओं के अनुसार चला सके। शक्तियों का संतुलन, यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। व्यवस्था की बात करें तो यह देश में शासन चलाने के लिए नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। बस इतना ही आपको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा, अंबेडकर जो थे वो चाहते थे
ठीक है, अंबेडकर चाहते थे कि समाज के सभी लोग विशेषकर दलित देश के हर मंदिर में बिना किसी रोक टोक के मंदिर प्रवेश करें और जाति आधारित छुआछूत का क्या हो जाए, अंत हो जाए। वे यह साबित करना चाहते थे कि जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी की पूजा के अधिकार से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। बाबू अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, आप सभी बच्चे जाइए मेरे एप्लीकेशन के लिंक से आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर प्ले स्टोर में आप लोग सर्च कीजिएगा SVM क्लासेज। ओके, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो बोलिएगा मुख्य समस्या था सर स्थायी खेती के लिए मजबूर करना। अंग्रेज चाहते थे कि वे एक जगह पर बस जाए क्योंकि घुमंतू लोग पर नियंत्रण करना मुश्किल था और वे उन्हें व्यवस्थित किसान बनाना चाहते थे। ऊंचा लगान क्या था? सरकार ने जमीन माप कर तय कर दिया और उस पर निश्चित लगान लगा दिया। देखिए इस जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, अगर 5 नंबर में पूछेगा तब तो भाई पूरा जिस प्रकार हम आपको दिए हैं पूरा लिखना है। अगर ये प्रश्न 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा तो आप क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा मुख्य समस्याएं, उसके बाद जो हाईलाइट कर रहे बस उतना ही लिखना है। अस्थायी खेती के लिए मजबूर किया जाना, ऊंचा लगान लगाना, वन कानूनों का प्रभाव, हल बैल से खेती की विफलता, उसके बाद सामाजिक आर्थिक असुरक्षा। बस इतना ही लिखना है, समझे, बस इतना ही लिखना। अगर 2-3 नंबर में पूछा जाएगा तब 2-3 नंबर में पूछा जाएगा तो जो हाईलाइट हम किए बाबू बस इतना ही लिखना है। अगर आपका ये क्वेश्चन बाय द वे 5 नंबर में पूछ लेता है तब आप लोगों को जो पूरा दिए हैं बाबू ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू, पहले विश्व युद्ध, ठीक है, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े? देखिए हम आप लोगों को बोल रहे बाबू, ये जो आप लोग क्लास को कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो आएगा सामाजिक विज्ञान को लेकर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पर एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आपको सब कंप्लीट देखना है। ये नहीं कि सर ये वीडियो देख लिए अब आप लोग, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं लड़ा, सारा क्वेश्चन हमको नहीं मिला। नहीं, दोनों वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे क्वेश्चन मिला या ना मिला। पूरा दोनों हम 2 वीडियो लाएंगे और दोनों में पूरा आप लोगों को गेस प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहले विश्व युद्ध में भारत में कौन कौन से आर्थिक प्रभाव पड़ा? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है कि 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है या 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर भैया 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे पहले विश्व युद्ध से प्रमुख आर्थिक प्रभाव, महंगाई में भारी वृद्धि, जो हाईलाइट कर रहे हैं बस इतना ही लिखना है। करों या ऋण में बढ़ोतरी, भारतीय उद्योगों का विकास, कृषि और खाद्य संकट, सैनिक भर्ती और ग्रामीण असंतोष, धन का असमान वितरण, युद्ध में बाद मंदी, बस इतना ही लिखना है। अगर ये सर क्वेश्चन हमको 5 नंबर में देखने को अगर मिल गया, 5 नंबर में देखने को प्यारे बच्चों अगर आपको ये मिल जाता है तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा महंगा, इसको लिखिएगा इस पूरे को, युद्ध के समय वस्तुओं की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी भी, जिससे आम लोगों को क्रय शक्ति कम हो गई है ना। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय लोगों को आयकर, सीमा शुल्क और कस्टम कर बढ़ा दिए। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का आयात कम होने के कारण भारतीय उद्योगों को अपने उत्पादन बढ़ाने का मौका मिला। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ तक ही लिखना है। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाएगा तब। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी बच्चे हैं आप लोग, अगर आप लोगों का जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोगों का 12 मार्च को है। ठीक है, आप लोगों का कब है जी? 12 मार्च को है। आप लोग अभी क्या कीजिए, अभी आप लोगों के पास भरपूर समय है। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जाइए, हम आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी हिस्ट्री का टोटल आपका 8 चैप्टर है, सिविक्स में आपका 8 चैप्टर है और आपका ज्योग्राफी का 5 चैप्टर है। ये 8, 8, 16, 5, 21 चैप्टर टोटल हुआ। 21 चैप्टर का वीडियो हम बोले ना तो मुश्किल से हमारा एक क्लास 10 से 15 मिनट का होता है। 10 मिनट ले लिए तो 210 मिनट। ठीक है, 6 या 18 मतलब 3 घंटा आपको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। बस ये वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सब क्लास को देख लेना है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? तो बोलिएगा लोहा और इस्पात उद्योग
उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी उद्योगों के लिए मशीनरी और उद्योग इसी से बनते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इसलिए लोहा का इस्तेमाल सब उद्योग में होता है, इसलिए लोहा और इस्पात को क्या कहा जाता है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड। आगे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? तो बच्चों बोलिएगा, नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर टैक्स लगाकर एकाधिकार कर लिया था। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति का प्रतीक माना और इसलिए वो इसे तोड़ने का फैसला किए। अगला देखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछ देता है और आपका 3 नंबर में भी पूछ देता है, तो आप लोग देखिएगा, जिसमें पूछेगा डिटेल में जवाब दीजिएगा। अगला है 1870 और 80 के दशकों के बीच में ब्रिटिश शासन से लोग क्यों असंतुष्ट था? 1870 से लेकर 80 तक में, इसके बीच में ब्रिटिश शासन से लोग क्यों असंतुष्ट था? तो उसका रीजन था बाबू आर्म्स एक्ट। आपको पता होगा, आर्म्स एक्ट ला देता है 1878 ईस्वी में, जिसके में क्या होता है कि भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, कि आप हथियार नहीं रखेंगे, अगर रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा, जबकि अंग्रेजों के लिए ये सब कोई कानून नहीं था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला देता है 1878 में, भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र छप रहा था उस पर अंकुश लगाता है, मतलब हिंदी में जो अखबार छप रहा था लोग उसको पढ़कर समझ जाता था, तो उस पर अंकुश लगाकर क्या करता था, अंग्रेजी में फिर से अखबार को छापना शुरू कर दिया। फिर इरबट बिल विवाद होता है, अंग्रेजों ने भारत जजों और गोरों की सुनवाई का विरोध किया, जिसे नस्लीय भेदभाव उजागर हुआ। बस इतना ही आपको लिखना है। ये 10 प्रश्न हमने लघु उत्तरीय प्रश्न में गेस किया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी कुछ प्रश्न हम आपको गेस प्रश्न के रूप में दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लाए हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण और प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है बाबू आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे? पहला तात्कालिक कारण लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर के चर्बी से बने कारतूसों का उपयोग, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना। ठीक है, अगला राजनीतिक कारण लिखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प नीति, जिसे झांसी, नागपुर, सतारा और ये राज्यों का विलय कर लिया गया। विलय नीति आपको पता होगा, जिस भी शासक का अगर पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसको क्या कर लेता था, अंग्रेज शासन अपने अधीन कर लेता था। ठीक है, यही थी विलय नीति जो कि लॉर्ड डलहौजी लाया था। अगला देखिए बाबू, आर्थिक कारण, कृषकों पर भारी लगन, जमींदारी व्यवस्था और पारंपरिक भारतीय उद्योगों का विनाश। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण तो सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया ये 1857 के विद्रोह का प्रमुख प्रभाव। अब इसका अथियो लिखना है ना जी, इसका कारण क्या, प्रमुख प्रभाव क्या हुआ, कारण तो लिख लिए ना जी। अब कारण आप लोग लिख लिए, क्या हुआ 1857 का जो विद्रोह था इसका क्या कारण था। अब प्रभाव लिखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है, जो कि 1858 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी शासन प्राप्त सीधे ब्रिटिश ताज का शासन शुरू किया था। ठीक है, बस इतना आप लोगों को लिख लेना है, यहीं तक लिखिएगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है बच्चों, बस ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू दूसरा हम लेकर आए हैं गेस प्रश्न, लेकिन ये क्वेश्चन वो नहीं भी पूछा जा सकता है, बट हाँ लाए हैं बाबू, है ना, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है या कितने होते हैं, सभी का वर्णन करें। तो मौलिक अधिकार वे बुनियादी मानवाधिकार होते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा सभी नागरिकों को उनके व्यक्तित्व, विकास और राज्य की मनमानी कार्रवाइयों को रक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, बट एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है बाबू। ठीक है, चलिए तो 6 को जो मौलिक अधिकार है, इसमें आपका नंबर 1 पे आता है समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक में बात किया गया। इसमें बोला जाता है कि कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सब बराबर है। अगला है बाबू दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में इस बात को कहा गया कि भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, देश में कहीं भी आने जाने के लिए कोई भी व्यक्ति फ्री है। ठीक है, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब मानव तस्करी, बेगार मतलब बिना वेतन का काम, बाल श्रम पर रोक लगाया गया। ये अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है बाबू, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने का प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला है सांस्कृतिक पर शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा रखने, शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। अगला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों का। प्यारे बच्चों, हम गेस्ट प्रश्न के रूप में दिए 10 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय के लिए दिए हैं, 2 प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय के लिए दिए। जो 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आता भी है, जिसमें आप लोगों को 1 प्रश्न बनाना होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को लघु उत्तरीय में 5 ही प्रश्न बनाने होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये क्लास जो है बाबू वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी आपको सारे
विषय के मॉडल पेपर करवाए जाएंगे, गेस क्वेश्चन दिए जाएंगे। धन्यवाद पूरे क्लास को अंत तक करने के लिए।